Hello everyone, welcome to Shivi Studyship. This is chapter 5 of class 6 social science and the chapter name is Kingdoms, King and Early Republic. Already we have discussed 4 chapter of class 6 social science history. So without wasting the time, let's start with the chapter number 5. Election day. Shankar woke up to see his grandparents all ready to go and vote. तो इसमें आपको पता है जैसे कि एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ होता है। तो उसमें ये शंकरन नाम का एक लड़का है, वो जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए, वोट देने जाने के लिए। एंड दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँच जाए। शंकरन वॉन्टेड टू नो, वर सो एक्साइटेड। अब जो ये शंकरन है वो जानना चाहता है कि क्यों वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सम वॉट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, तो जो उसके ग्रैंड फादर होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वी कैन चूज़ आर ओन रूलर टुडे, कि आज हम खुद जाके अपने रूलर को चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में, पास्ट में रूलर जो होते थे वो किस तरह चूज़ किए जाते थे। ठीक है, now how some men become rulers. Choosing leader or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. अगर आप पिछले 50 साल या 60 साल या आप देख लो, चलो 100 साल तक का मान लेते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें रूलर को कैसे चूज़ किया जाता था, कि मतलब अभी भी जो किया जाता है बाय वोटिंग, है ना। वोट करते हैं और अपने रूलर को चूज़ कर लेते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वही हमारा लीडर हो जाता है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट। अब बात यह है कि पास्ट में रूलर को किस तरह चूज़ किया जाता था, क्योंकि पहले तो क्या होते थे, राजा होते थे, हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है। और उनको जो प्रोबेबली जो चूज़ किया जाता था जन करते थे, और जो ये जन जो वर्ड है ये लोगों के लिए यूज़ किया गया है। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेक प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। लेकिन अगर हम 3000 ईयर्स पहले देखते हैं तो उस समय कुछ चेंजेस थे, मतलब आज से और जब के टाइम में चेंजेस थे कि किस तरह से राजा को चूज़ किया जाना है। सम मैन नाउ बिकम रिकोगनाइज्ड एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। कुछ लोग राजा बनने के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे। अब उसमें से पढ़ते हैं कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वर वन सच रिचुअल। तो ये एक बहुत बड़ा रिचुअल था जो उस समय परफॉर्म किया जाता था कि अगर उनको एक बड़ा राजा बनना है तो। इस अश्वमेध युद्ध में क्या होता था, वो एक घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया करते थे घूमने के लिए, और उस घोड़े के पीछे जो राजा का जो आदमी होता था वो उसके पीछे लग जाता था, उसको गार्ड करता था। जो हॉर्स है वो क्या कर, बाई चांस हम मान के चलिए कि हमने एक हॉर्स है उसको यहाँ से छोड़ दिया, अब वो हॉर्स चल के जा रहा है, उस बीच में वो काफ़ी सारे किंगडम्स और पड़ते हैं जिनको वो जो हॉर्स है वो क्रॉस कर देता है। तो अब जिस भी किंगडम में से वो जो हॉर्स है वो निकलेगा, वो सारे जो किंगडम है अब वो किसके अंडर आ जाएंगे, जिसका वो हॉर्स है। मतलब इस वाले जो किंग का ये हॉर्स था, तो अब ये जितने भी छोटे छोटे जो स्टेट है वो सारे किसके अंडर आ जाएंगे, इस वाले किंगडम के अंडर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर किसकी चलेगी, जो यहाँ पर राजा है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इन सब के बीच में फिर बैटल होती थी, और जो जीत जाएगा सब कुछ उसी का। इस तरह से होता था। If they allowed the host to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर उन्होंने अपने राज्य में से उस घोड़े को पास होने दिया है तो डैट मीन्स उन्होंने उसकी जो सॉवरेनिटी है उसको मान लिया है कि ठीक है आप हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद वो राजा क्या करता था, वो जो भी किंगडम जो भी राजा होते थे जो उसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया करते थे, वो उन सभी को बुलाता था कुछ और सेक्रीफाइस करने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर हवन वगैरह होते थे, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, और इन रिचुअल्स को परफॉर्म कौन करते थे, ट्रेन प्रेस्ट होते थे ना, जो पुजारी वगैरह होते थे वो करते थे। और उसके बाद फिर उन पुजारियों को गिफ्ट भी मिलते थे, और कौन देता था, जो राजा थे वो देते थे। The Raja who organized the sacrifice was being recognized as being very powerful and all those who came brought gift for him. जो राजा होता था वो बहुत सारे सेक्रीफाइस को करता था अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, और जो भी लोग आते थे उनके इन रिचुअल से पार्टिसिपेट करने के लिए वो किंग के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते थे। जो राजा था वो एक सेंट्रल फिगर होती थी, ये जितने भी जो रिचुअल्स परफॉर्म होते थे उसमें जो सेंट्रल फिगर होती थी वो राजा की होती थी। उसके लिए एक स्पेशल सीट होती थी, वो ज़्यादातर या तो कोई थ्रोन होता था या वो किससे बनी होती थी, टाइगर की स्किन से। हज जो उसके चैरिटेट्स होते थे या फिर उसके जो भी उसके कंपेनियन होते थे वो क्या करते थे, उन रिचुअल्स के दौरान वो उसके बैटल फील्ड के बारे में या उसके जो भी राजा ने जो भी काम करे हैं अच्छे अच्छे, तो वो उसकी तारीफ़ें करते थे। जो उसके रिलेटिव्स वगैरह होते थे, स्पेशली जो उसकी वाइफ्स या फिर उसके जो सन होते थे, वो बहुत तरह के छोटे छोटे और दूसरे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे।
जो दूसरे और राजा होते थे, ठीक है ना, वो उस बड़े वाले जो राजा होता था उसके साथ बैठते थे, और जितने भी जो सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म किए जा रहे हैं वो उसमें उसके साथ पार्टिसिपेट करते थे। Priests perform the rituals including the sprinkling of a scarce water on a king। एक जो पवित्र पानी होता है ना, जैसे आजकल गंगा का जो वाटर होता है उसको बहुत पवित्र माना जाता है, तो वो रिचुअल भी किया जाता था, और वो जो जिस पानी को बहुत पवित्र मानते थे उसको स्प्रिंकल भी किया जाता था, किसके ऊपर, किंग के ऊपर। जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, द विश और द वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट, तो वो भी राजा के लिए सॉरी, तो वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। However, some people, such as those who are regarded as a Shudra by the priest, were excluded from many rituals। तो देखिए इस तरह की भी सोच उस समय वो लोग रखते थे, जिनको शूद्र बोलते थे, और उन शूद्र को वो किसी भी रिचुअल में परफॉर्म करने नहीं दिया करते थे, बल्कि उनको एक तरह से हर रिचुअल से अलग कर दिया करते थे। ठीक है, वर्ण क्या होता था, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई हैं, स्पेशली द एरिया ड्रेन बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो ये बुक होती थी, जो लेटर वैदिक पीरियड की जो हमें बुक्स मिलती हैं, इस बुक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेद। सबसे पहले तो जो ये बुक्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये ऋग्वेद के बाद कंपोज हुई हैं। और इन बुक में जैसे कि हमने पढ़ा था 4 वेद होते हैं, तो सबसे पहले किसको कंपोज किया था, ऋग्वेद को किया था, और ऋग्वेद के बाद फिर जो और जो वेद थे उनमें कौन कौन से थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स थी, और इन बुक्स में लिखा हुआ था कि रिचुअल्स को किस तरह परफॉर्म करना है, क्या रूल्स होने चाहिए सोसाइटी के लिए। ठीक है, और इनको कंपोज करने वाले कोई और नहीं बल्कि जो प्रिस्ट वगैरह होते हैं, जो ब्राह्मण बोलते थे अपने आप को या जो पुजारी बोलते थे, वही इन बुक्स को कंपोज किया करते थे। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी एट दिस टाइम। तो बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते थे सोसाइटी में, बहुत तरह के जो लोग होते थे जिनके काम भी सबके अलग अलग होते थे, जिसमें से प्रेस्ट होते थे, आपको पता है, पुजारी, वॉरियर, जो कि जिसमें हम आप किंग को रख सकते हो, फार्मर्स, हर्डर्स जो होते थे, जो चरवाहे होते थे, ट्रेडर्स आपको पता ही है, क्राफ्ट पर्सन जो कि छोटा मोटा काम करते थे, जूते बनाना हो गया, टोकरी बनाना हो गया, इस तरह के जो क्राफ्ट वाला काम करते थे, लेबरर्स जो कि मजदूर होते थे, और फिशिंग फॉक जो फिश वगैरह पकड़ते थे, और कुछ जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे। सम प्रेस्ट एंड वॉरियर वर रिच एज वर सम फार्मर एंड ट्रेडर्स। तो जो मेनली जो प्रेस्ट और जो वॉरियर्स थे वो होते थे, वो तो मेनली रिच ही होते थे, है ना, लेकिन जो फार्मर्स और ट्रेडर थे उनमें से कुछ तो रिच होते थे और किसी का बस ठीक है चल रहा है काम, इस तरह वाली हालत होती थी। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉक, हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। लेकिन जो बाकी बचे हुए जो ये लोग हैं, ये क्या होते थे, ये काफ़ी गरीब होते थे। ठीक है, इनका बस ये था कि ठीक है लाइफ चल रही है, जितना कमाया दिन भर उतना उनके काम में आ जाता था। जो प्रिस्ट थे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया था। ठीक है ना, और उसी सिस्टम को ये वर्ण सिस्टम बोलते थे। वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और हर वर्ण के अपने कुछ कुछ फंक्शन होते थे। जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मण का था, और इस ब्राह्मण थे, ये कौन थे, ये प्रिस्ट ही थे, तो भाई सब कुछ इन्होंने बनाया है, तो ऑफ कोर्स अपने आप को इन्होंने सबसे ऊपर वाले वर्ण में रखा था। और ये क्या सोचते थे, क्या एक्सपेक्ट करते थे, कि स्टडी, ठीक है ना, वेद, सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, और लोग इन्हें क्या दें, गिफ्ट दें। ठीक है, कि मतलब ये लोगों को पढ़ाएं, वेद वगैरह लिखें, सेक्रीफाइस करें, जो वो होती थी पूजा पाठ वाला काम होता था वो करें, और उसके बदले फिर इनको गिफ्ट मिले। इन सेकेंड प्लेस वर द रूलर ऑल्सो नॉन एज क्षत्रिय। अब सेकेंड प्लेस पे कौन आते थे, ब्राह्मण्स के नीचे रूलर्स आते थे जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते थे। ठीक है, इनका काम क्या था कि ये बैटल्स वगैरह लड़े और लोगों को प्रोटेक्ट करें। थर्ड वर्ण में क्या था, विश और वैश्यास। इसमें मेनली फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। उस समय क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म कर सकते थे, रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जो अब आता है लास्ट वाला, जो फोर्थ वाला वर्ण सिस्टम था, का जो फोर्थ वाला पार्ट था, उस पर जो सबसे लास्ट में थे वो कौन थे, शूद्र। ठीक है, और शूद्र इन तीनों ही ग्रुप के नीचे आते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास के नीचे आते थे, और इनको कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने का हक नहीं था। जो वुमेंस थी उनकी हालत तो इतनी ख़राब थी कि ना वो ब्राह्मण वाली कैटेगरी में अपने आप को रख सकती थी, ना क्षत्रिय वाली में, और ना ही वैश्य वाली में, बल्कि उनको एक तरह से शूद्र ही समझा जाता था। अब किसी इंसान को कुछ ना वो रिचुअल्स परफॉर्म कर सकता है, ना वो किसी बैटल में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना वो ब्राह्मण वाले काम ही कर सकता है, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे। तो इसलिए जो वुमेंस थी उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, एक तरह से हम उनको भी शूद्र वाली कैटेगरी में ही रखेंगे। जो वुमेन थी और जो शूद्र थे दोनों को ही परमिशन नहीं थी कि वो वेद को स्टडी कर सके। जो प्रिस्ट थे वो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। अब जो प्रिस्ट है
ऐसा नहीं था कि जिसको पढ़ना आता है सिर्फ वही पृष्ठ था, नहीं। एक ब्राह्मण का बेटा आगे चल के ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसको पढ़ना आता हो चाहे ना आता हो। एक क्षत्रिय का बेटा आगे चल के किंग ही बनेगा, चाहे अब वो एबल हो या ना हो। और जो शूद्र है, अब उसका बच्चा चाहे पढ़ने में कितना, पहली बात तो पढ़ने की परमिशन ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी अगर उसका टैलेंट किसी और काम में है तो नहीं, वो उस काम को नहीं कर सकता था। क्योंकि जो ये वर्ण सिस्टम था, अब ये बर्थ पे डिपेंड करने लगा था कि जो जिस कुल में जन्म लेगा वो आगे उसी कुल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इफ़ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। ठीक है। अगर किसी के माता पिता में से कोई ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनका जो बच्चा होगा वो ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। अब एक नई चीज़ और आ गई थी, अनटचेबल्स। इसमें क्या था, they including some craft person, hunters and gather, as well as the people who helped to perform burials, cremation, and the priest said that the contact with this group was polluting. अब जो लोग कुछ क्राफ्ट पर्सन होते थे इसमें, या कुछ हंटर्स होते थे, कुछ गैदरर्स होते थे, कि मतलब इन लोगों का काम क्या था, जैसे कि कोई अगर लेदर का काम कर रहा है, या फिर कोई जो होता था क्रिमेशन वाला काम कर रहा है ना, डेड बॉडीज़ के साथ जो काम करते थे, उनको दबाना जलाना, तो उनको अनटचेबल्स कहा जाता था। और उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी कि वो लोगों के साथ, एक जो जैसे नॉर्मल इंसान रहता है वो ऐसे रह सके उनके साथ, नहीं, उनको बिल्कुल अनटचेबल्स बता दिया था, अछूत बता दिया था। और प्रिस्ट बोलते थे कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, पॉल्यूट हो जाओगे, आप गंदे हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे थे जो इनके इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो ब्राह्मण का बनाया हुआ वर्ण सिस्टम था। और कुछ किंग ऐसे थे जो अपने आप को प्रिस्ट से ऊपर सुपीरियर समझते थे कि हम असली काम तो हम करते हैं, बैटल तो हम लड़ते हैं, तो सुपीरियर भी हम ही हुए। अदर फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी अ बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वन पीपल बिलोंग टू। कुछ लोग ये भी मानते थे कि आप जन्म के आधार पर किसी को भी इसमें जो वर्ण सिस्टम है उससे बिलोंग नहीं कर सकते हैं। और कुछ ये भी मानते थे कि यहाँ तक कि काम के आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल, सबको रिचुअल्स परफॉर्म करने का हक है। एंड अदर कंडेम द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और जो एक अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस सालों से चलती आ रही थी वो उसको कंडेम करते थे। There were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social economic differences were sharp and where the influence of the priest was limited. तो और बहुत सारे ऐसे और जगह थी उस सब कॉन्टिनेंट पे, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट था, जो वहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस इतने ज़्यादा नहीं थे, और ना ही जो प्रिस्ट था उनका कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन अगर हम नॉर्थ वाले पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, और ये वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था। अब देखते हैं जनपद। The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as being Raja of Janpad rather than Jan. तो अब जो राजा होते थे, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, अब वो अपने आप को जनपद के राजा से भी क्या मानते थे, एक बड़ा मानते थे। ठीक है ना। मतलब या फिर वो अपने आप को क्या बोलते थे कि जनपद, जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे वो अपने आप को जनपद का राजा बोलते थे, मतलब बहुत सारे लोगों का राजा बोलते थे। तो जो ये वर्ड है जनपद, इसका लिटरली मीन क्या है, द लैंड वेयर द जन सेटेड फुट एंड सेटल डाउन। सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स आर शोन। तो बहुत सारे जनपद को अभी हम आगे मैप पर देखेंगे। ठीक है। उससे पहले इधर देखते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर। तो इस तरह के बर्तन वहाँ पर बनाए जाते थे जो कि पेंटेड ग्रे वेयर होते थे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस होता था। पर हैप्स दीज वर यूज ऑन अ स्पेशल ओकेजन। तो ये भी किसी बहुत ही खास जो ओकेजन होता था उसी पे इन जो इस तरह के जो बर्तन वगैरह होते थे उनका यूज़ किया जाता था। ठीक है ना। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए इनमें खाना दिया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो अब देखते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने बहुत ही नंबर ऑफ सेटलमेंट्स को फाइंड आउट किया है उन जनपद में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक पुराना है, वो है पुराना किला दिल्ली में। हस्तिनापुर में भी इस बात का एविडेंस है कि वहाँ पर भी जनपद हुआ करते थे। अतरंजी खेरा नियर इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड कीप कैटल एज वेल एज द अदर एनिमल। के लोग वहाँ पर झोपड़ियों में भी रहते थे उस समय, उनके पास अपनी खुद की कैटल्स होती थी, एनिमल्स होते थे, और वो बहुत तरह की वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाते थे, जिसमें से राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम और मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स को वो उगाते भी थे। वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, और कुछ रेड कलर में भी होती थी। और एक स्पेशल टाइप की पोट्री होती थी जिसको वो पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं, उस साइड मतलब उन बर्तनों को, या फिर उन जो पॉटरी होती थी उसको।
As is obvious from the name that these clay pots have painted design, usually simple line and geometric pattern. और इन जो ये पॉटरी जो बनाई जाती थी, जो पोट्स बनाए जाते थे, इनको पेंट भी किया जाता था डिज़ाइन के साथ, ठीक है ना। तो ये जो डिज़ाइन होता था बहुत ही सिंपल लाइंस के साथ, या फिर एक ज्योमेट्रिक पैटर्न जो होता है मेनली जिसमें लाइंस होती हैं, उस पैटर्न के साथ इनको डेकोरेट भी किया जाता था। अब आ जाते हैं महाजनपद। तो अबाउट 2500 ईयर्स एगो सम जनपद बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स। तो अगर 2500 साल पहले देखें तो कुछ जनपद अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे, और वही जनपद फिर आगे चल के महाजनपद बन गए। तो अब जो ये महाजनपद थे, इनकी अब क्या खास बात थी, अभी जो जनपद थे उनके पास अपनी कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, ठीक है ना, कोई बहुत अच्छी आर्मी भी वो लोग मेंटेन नहीं करते थे। लेकिन अब जो महाजनपद है उसकी अपनी कैपिटल सिटी होती थी, फोर्टिफाइड होता था, अच्छी बड़ी बड़ी दीवारें होती थी वहाँ पर, चाहे वो वुड की बनी हो, ब्रिक्स की बनी हो, स्टोन की बनी हो, जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब ये देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ पर गांधार दिखाया हुआ है, जहाँ का शकुनी था आपको पता होगा। कुरु, यहाँ पता ही आपको हस्तिनापुर, जहाँ से कौरव और पांडव थे। पांचाल, जहाँ से पांचाली थी, द्रौपदी। फिर कुशाला, और ये अंग आपको पता ही है, जहाँ से अंगराज किसको बोलते हैं महाभारत में, कर्ण को बोलते हैं। तो अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है तो आप ये सब चीज़ें रेजोनेट कर पा रहे होंगे, आपको पता होगा, है ना। तो उस समय ये जो सिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इनको महाजनपद बोलते हैं। अब देखो आपको इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम इनके बारे में आज तक पढ़ते हैं। आप कोई भी पुरानी महाभारत वगैरह देखते हो तो आपको यही मेनली इन्हीं के बारे में ज़्यादा उसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए सही मायने में ये इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए हम आज तक भी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो उस समय ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सारे क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। जो फोर्ट्स होते थे वो प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक। तो लोगों को डर था कहीं उन पर अटैक ना हो जाए, है ना, कोई दूसरा राजा आके उन पर अटैक ना कर दे। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो बड़ी बड़ी जो दीवारें होती हैं किसी भी किंगडम के आसपास बना दी जाती थी। कुछ लोग इसलिए भी बनाते थे, कुछ जो रूलर्स थे वो इसलिए भी इतना ज़्यादा शो ऑफ करते थे जिससे कि पता चले दूसरे किंगडम को कि हम कितने रिच हैं, वो पावरफुल हैं, और हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी इंप्रेसिव टॉल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, सिटीज़ हैं। Also in this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। और जो राजा थे उनको एक अपना एक आइडिया भी रहेगा कि हाँ भाई मेरा इतना बड़ा किंगडम है और उसके अंदर इतने लोग हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो भी ईजी रहेगा। जो बिल्डिंग की जो बड़ी बड़ी वॉल थी उनको बनाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत सारे ब्रिक्स स्टोन वगैरह को प्रिपेयर किया जाता था। उन दीवारों को बनाने के लिए काफ़ी बड़ी एक लेबर की ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग मिलकर इस काम को पॉसिबल करते थे, जिसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन सब लोग उस चीज़ को मिलकर बनाते थे, ठीक है। जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ये वॉल दिखाई हुई है, ये कौशाम्बी की एक पिक्चर है कि जहाँ पर इस तरह की जो फोर्टिफिकेशन वॉल दिखाई हुई है, ठीक है। अभी प्रेजेंट ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है आपकी, देखते हैं। द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी। तो अब जो नए राजा आने लगे वो अपनी आर्मी को मेंटेन करने लगे, और जो सोल्जर्स हैं उनको रेगुलर सैलरीज देने लगे। जो किंग है वो भी मतलब हाँ जो सोल्जर वगैरह हैं उनको जो रेगुलर सैलरीज थी वो देने लगे। और किस फॉर्म में देते थे, वो पंच मार्क कॉइन चलते थे उस टाइम पे, उस कॉइन को देते थे एज अ सैलरी उनकी, ठीक है। अब टैक्सेस की बात करते हैं। एज अ रूलर ऑफ द महाजनपद बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीड मोर रिसोर्सेज। अब वो इतनी सारी चीज़ें बनाएंगे, बड़े बड़े किले बनाएंगे, आर्मी को मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए उन्हें रिसोर्सेज भी तो चाहिए। एंड दे नीड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। अब वो क्या करते थे, ऑफिशियली कलेक्ट करते थे टैक्स को। अब टैक्स वगैरह कैसे, या तो कुछ लोग उन्हें अपनी खुशी से, कोई भी त्यौहार है या जो लोग हैं अपनी खुशी से कोई राजा ने अच्छा काम कर दिया तो वो उसको गिफ्ट के तौर पे अपने राजा को गिफ्ट देते थे जो भी उनके पास होता था। या फिर जो राजा था वो उनसे रेगुलर टैक्स कलेक्ट करता था, जैसे कि आजकल भी होता है टैक्स वगैरह लिए जाते हैं। आपको अगर रोड वगैरह की अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए, तो ये सब कैसे चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की जेब से वो टैक्स जाता है, आप जो भी चीज़ें खरीदते हो उस पर टैक्स लगता है। तो अब वो लोग कैसे टैक्स लिया करते थे। टैक्स ऑन क्रॉप फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे ज़्यादा उस समय फार्मर नहीं होते थे सबसे ज़्यादा, तो क्रॉप का जो टैक्स है वो तो लगता ही लगता था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वॉज फार्मर। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग उस टाइम पे फार्मिंग में ही थे। तो ये जो था टैक्स, ये 1/6 फिक्स किया हुआ था कि आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसका जो 1/6 होगा वो आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, और इस टैक्स को बोलते थे भागा, या फिर इसको शेयर बोलते थे, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 16% बैठता है कि आपने जितना भी कमाया है उसका 16% आपको किंग को देना। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। तो जो लोग क्राफ्ट पर्सन थे, है ना, उन पर भी टैक्स लगता था, ठीक है, लेबर की फॉर्म में लगता था। जैसे कि कोई वीवर था, स्मिथ, है ना, जो भी इस तरह के काम करते थे वो क्या करते थे, अब और वो टैक्स कैसे देते थे, वो राजा के लिए फ्री में काम करते थे। उनको जो भी काम आता था तो वो राजा के महल में जाके
फ्री में उस काम को किया करते थे। जो हडर्स थे, मैंने बताया चरवाहे, तो उनका तो सारा काम ही एनिमल्स से चलता था। तो एनिमल्स का जो भी प्रोड्यूस होता था वो एज अ टैक्स फॉर्म में उसको किंग को प्रोवाइड करते थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन गुड डेट वर ब्रॉट ऑन सॉल्ट थ्रू ट्रेड। तो जो लोग व्यापारी थे उनकी खरीदारी पे, बेचने पर टैक्स लगता था, जैसे कि आजकल जीएसटी वगैरह है। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। अब जो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, उन पर कैसे लगता था कि आपको फॉरेस्ट में से आप जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हो वो आप क्या करोगे, वो आप किंग को भी प्रोवाइड करोगे। एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस देखने के लिए आते हैं? देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अब देखते हैं वो दो कौन से चेंजेस थे। एक तो क्या होने लगा था, आयरन प्लग शेयर। अभी उससे पहले आयरन के बारे में नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे अब इस टाइम तक आयरन की नॉलेज लोगों को होने लगी थी। तो अब उन्होंने जो हल वगैरह होते थे उस समय वो आयरन के बनाने शुरू कर दिए थे, टूल्स वगैरह आयरन के बनने शुरू हो गए थे। दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद अ वुडन प्लग शेयर। अब जो काम पहले एक लकड़ी वाला हल करता था, अब वो काम एक आयरन प्लग शेयर करेगा। तो आप समझ सकते हो कि जो सॉइल है उसको अच्छे से फर्टाइल करने में, या उसको होता है ना जो खोदने वाला जो काम होता है, डिगिंग करने वाला काम होता है, वो अब कहीं ना कहीं एक हैवी सॉइल को भी आप इजीली अपने हिसाब से उसको डिग कर सकते हो। दूसरा क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। आपको अगर आप कुछ लोग अगर गांव से होंगे तो उनको पता होगा कि चावल किस तरह लगाया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको एक साथ ही लगा दिया जाता है, बल्कि पहले उसका बीज लगाया जाता है एक ग्राउंड में, उसके बाद फिर वो स्प्राउटेड होता है, और फिर जो उसकी सैपलिंग जो निकल कर आती है उस बीज में से, उसको फिर कहीं दूसरी जगह पर लगाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग करना। ठीक है। सो दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मीन्स मोर प्लांट सर्वाइव। तो इस वजह से अब क्या हो गया, लोगों को नॉलेज आने लगी, तो मोर प्लांट्स ने क्या कर दिया, सर्वाइव करना शुरू कर दिया। और जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, जो दास और दासी बोलते थे जिनको और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते थे, और वो भी यही सारे काम करते थे। ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल जो लेबर्स थे, जिनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों की ज़मीन पे जाके काम करते थे, उनको क्या बोलते थे। ठीक है। अब है, अब हम वो देख लेते हैं महाजनपद कौन कौन से थे। जैसे कि हमने मैप में देखा था मगध, अभी जो प्रेजेंट जो मगध है वो बिहार है। ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद हो जाता है अबाउट 200 ईयर्स एगो। इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, गंगा और सोन रिवर, जो कि मगध से निकल कर जाती थी। और अगर किसी एरिया से रिवर निकल कर जा रही है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो जाता था। ठीक है। आपको पता है कि अगर आप वाटर रूट लेते हो तो वो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है। वाटर सप्लाई अच्छी होगी तो लैंड फर्टाइल होगा। ठीक है। और जो पार्ट था बगदा का, अब जब वहाँ पर पानी अच्छा है, लैंड फर्टाइल है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे होंगे, जंगल होगा तो वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे। और उन एनिमल्स में से वहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स था उस फॉरेस्ट में वो था एलिफेंट। वहाँ पर बहुत सारे एलिफेंट हुआ करते थे। तो जो किंग था या जो उसके लोग थे वो क्या करते थे, उन एलिफेंट्स को कैप्चर कर लिया करते थे और उनको आर्मी में आने की ट्रेनिंग देते थे, और फिर वो अपनी आर्मी में उन एलिफेंट्स का यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई अब। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जो फॉरेस्ट थे वो उनको वुड प्रोवाइड करते थे, जिससे कि वो हाउसेज वगैरह बिल्ड कर सकते थे, अपनी जो रथ वगैरह होती है जिसपे वो बैटल्स वगैरह लड़ते थे उनको बना सकते थे। देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है। और आयरन माइंस भी थी उनके एरिया में, तो जिससे कि वो अच्छे अच्छे टूल्स और वेपन बना सकते थे। मगध के पास दो जो पावरफुल रूलर्स थे, एक कौन था, एक बिम्बिसार और एक अजातशत्रु। आगे चल के आप इनके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ये चाहते थे कि ये बहुत सारे जनपद को कॉन्क्वायर कर ले, और इन्होंने किया भी। उसके बाद फिर एक और आता है मगध में रूलर, महापद्मानंद। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इन्होंने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट तक भी पहुंचा लिया था, मतलब पंजाब वाले एरिया तक, बिहार से लेके पंजाब वाले एरिया तक। जो प्रेजेंट अब इनके टाइम पे, महापद्मानंद के टाइम पे जो मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी, राजगीर थी। ठीक है। बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ द मगध फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है। लेकिन बाद में फिर इनकी जो कैपिटल थी राजगीर, जो ये राजगीरा थी, ठीक है, यहाँ से चेंज होकर फिर उन्होंने कहाँ शिफ्ट कर ली थी, पाटलिपुत्र में कर ली थी, जो कि प्रेजेंट बिहार के पटना में है। मोर देन 2300 ईयर्स एगो, और एक रूलर थे अलेक्जेंडर, सबको इनका नाम पता है अलेक्जेंडर। इनका ये हमेशा चाहते थे कि पूरी दुनिया को जीत लें। तो ये कहाँ से आया था, ये यूरोप से आया था, मैसेडोनिया से, एंड वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। बट ऐसा नहीं हो पाया। काफ़ी सारे जो पार्ट थे इन्होंने ऐसा नहीं कुछ ऑक्यूपाई नहीं करा, बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर चुके थे, जिसमें एक इजिप्ट आता है, वेस्ट एशिया आता है। लेकिन अब इनकी बारी आती है इंडिया में आने की। और जैसे ही ये ब्यास नदी के पास पहुंचते हैं इंडिया में,
और आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। तो जो अलेक्जेंडर था, उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो डरते थे यहाँ के इंडियन रूलर से, क्योंकि जो उनको ऐसा पता था कि जो है इंडिया के रूलर्स हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी आर्मी होती है और उनकी आर्मी में एलिफेंट्स भी होते हैं। तो इस बात को सुन के, और वो देखो काफ़ी टाइम से लड़ते हुए भी आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जी थी वो भी डाउन हो गई। ऊपर से अब उनको इंडिया में आना है जहाँ की आर्मी में एलिफेंट्स है। तो उन्होंने अलेक्जेंडर को रिफ्यूज़ कर दिया और अलेक्जेंडर को यहाँ से फिर वापस जाना पड़ा। अब आता है वज्जी। वज्जी भी एक बहुत पावरफुल किंगडम था, मगध की तरह, लेकिन वज्जी की जो कैपिटल थी वो क्या थी? वैशाली। ठीक है, ये भी अभी प्रेजेंट बिहार में है। वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज द गण और द संघ। अब देखो मगध में क्या था, मगध में वन रूलर, एक ही रूलर हुआ करता था वहाँ पर, लेकिन वज्जी में क्या था, गण और संघ। और गण और संघ में क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ मेंबर होते हैं। यहाँ पर रूल करने वाला कोई एक मेंबर नहीं है, बल्कि बहुत सारे राजा होते थे जो मिल के रूल करते थे। ठीक है, इधर देखो लिखा हुआ भी है, गण का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऐसा जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, और संघ एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक एसोसिएशन, इसमें भी बहुत सारे मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टम था वो गण और संघ का था। कोई एक राजा रूल नहीं करता था, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ मैन एक साथ रूल करते थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मगध में क्या था, जैसे कि सिर्फ एक ही राजा हुआ करता था वहाँ पर, लेकिन वज्जी में बहुत सारे रूलर्स होते थे। यहाँ पर गण और संघ वाली गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, द राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। तो सारे ही राजा मिलके जो भी उन्हें परफॉर्म करना होता था रिचुअल्स, सारे मिलते थे, असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे आगे अब उन्हें क्या करना है। डिस्कशन होते थे, डिबेट्स होती थी। अगर उन कोई एनिमी उन पर अटैक कर रहा है तो वो सारे मिलके पहले डिस्कस करते थे, है ना। लेकिन जो वुमेन होते थे, दास होते थे, या जो या ये कम काराज होते थे, इनको कोई राइट नहीं था असेंबली में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, इनको एकदम अलग रखा जाता था। जो बुद्ध और जो महावीर थे, जो आगे चल के हम इनको चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ये भी बिलोंग करते थे गण से या फिर संघ से। ठीक है ना, क्योंकि ये भी यहीं से थे। सम ऑफ द मोस्ट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन अ संघ कैन बी फाउंड इन अ बुद्धिस्ट बुक। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है संघ वगैरह के बारे में, तो जो बुद्धिस्ट बुक है वो काफ़ी अच्छी सोर्स है अगर आपको संघ के बारे में पढ़ना है तो। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिग्ग निकाय। आप सबको पता है कि जो एक बुद्धिस्ट बुक है दिग्ग निकाया, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है वज्जी के बारे में, कि वज्जी में क्या संघ होता था, क्या गण होता था, जो रूलर्स थे वो एक साथ मिलकर किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते थे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप बुद्धिस्ट बुक दिग्ग निकाय को पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा बुद्ध की स्पीचेस के थ्रू कि उस समय वज्जी में क्या सिस्टम रहा है। अब ये भी देख लेते हैं अजात शत्रु और वज्जी। ठीक है, अजात शत्रु थे, वो अजात शत्रु कहाँ से था, मगध से था। वो किस पे अटैक करना चाहता था, वज्जीस पर अटैक करना चाहता था। तो पहले वो क्या करता है, वो अपने एक मिनिस्टर को, वत्सकारा को बुद्ध के पास भेजता है, जो बुद्ध भगवान थे उनके पास भेजता है कुछ एडवाइस लेने के लिए। जो बुद्ध थे वो पूछते हैं, आस्क्ड वेदर द वज्जी मेट फ्रिक्वेंटली इन अ फुल असेंबलीज वैन, सॉरी, तो यहाँ पर जो अजात शत्रु होता है वो अटैक करना चाहते थे वज्जीस पे। तो अब मैंने आपको बताया, तो इसलिए वो अपने जो मिनिस्टर है उसको भेजते हैं बुद्ध के, जो बुद्ध भगवान थे उनके पास। तो अब जो बुद्ध होते हैं वो वज्जी से पूछते हैं कि क्या वहाँ पर रेगुलर आर्मीज होती हैं। When he heard that they did, he replied that Vajjis would continue to prosper as long as। तो वो जो वज्जी होता है वो उनको रिप्लाई करते हैं कि दे हैड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली। तो मतलब वो उनको जो बोलते हैं कि अगर आप पे कोई भी अटैक करने वाला है, लेकिन अगर आप लोग फुली पब्लिक असेंबलीज करते हो, अच्छे तरीके से आपस में मिलते हो, एक्ट करते हो टुगेदर, या फिर जो भी आपके रूल्स वगैरह उनको अच्छे से फॉलो करते हो, स्टैब्लिश करते हो, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हो, सपोर्ट करते हो, वज्जी की जो वुमेन है उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है उनको कैप्चर नहीं किया जाता है। चैत्यास जो होते थे, जो उस समय संत वगैरह होते थे, उनके रुकने के लिए बनाए जाते थे, आप उनको मेंटेन करिए टाउन और विलेजेस में। जो संत होते हैं, है ना, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, और उनको फ्रीली घूमने दीजिए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रॉस्पर थे और आगे भी रहोगे। ठीक है, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्वायर द संघ। दिस लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो जो राजा थे संघ वगैरह के, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे हैं अगले 1500 सालों तक। जब इनका ये किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे उससे 1500 सालों तक। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जो गण और संघ हैं उनको कॉन्क्वायर कर लेते हैं, कौन, गुप्ता रूलर्स कॉन्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब वैसे कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। तो जो एथेंस था ये ग्रीस का ही पार्ट था, और आज से अराउंड 2500 ईयर्स एगो तो जो पीपल थे एथेंस के, उन्होंने क्या करा, एक गवर्नमेंट को सेटअप किया। ठीक है, जिसको जो एक डेमोक्रेसी फॉर्म थी। ठीक है, और जो अगले 200 सालों तक चली भी।
इसमें क्या होता था, ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वो रिकोगनाइज्ड एज अ फुल सिटीजन। तो जो भी 30 से ऊपर का कोई आदमी है जिसकी वो उम्र 30 से ऊपर की है उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी, वो अब एक सिटीजन बन गया। देयर वॉज एन असेंबली डेट मैट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर, तो उनकी असेंबलीज होती थी और कम से कम साल में 40 बार वो लोग मिलते थे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करते थे। और सारे जो भी सिटीज़न होते थे, सिटीज़न मैंने आपको बता ही दिया, सिटीज़न में यहाँ किसको माना जाता था, जो आदमी 30 साल से ऊपर का है। और उन्हीं में से अपॉइंट किए जाते थे अलग अलग पोजीशन के लिए, लेकिन किसके थ्रू, लॉटरी के थ्रू, लॉटरी निकाली जाती थी। तो जो भी इंसान अब चाहता है कि वो अपॉइंट हो किसी पोजीशन के लिए, तो वो अपना नाम उस समय दे सकता था और लॉटरी के थ्रू उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था। सिटीज़न वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी। तो हर जो सिटीज़न होता था उससे उम्मीद की जाती थी, मतलब करना ही करना होता था उसको, आर्मी में या नेवी में अपने आप को सर्व करना होता था, कुछ टाइम के लिए काम करना होता था। वुमेंस को सिटीज़न नहीं समझा जाता था, ना उनको कंसिडर किया जाता था। यहाँ तक कि जो फॉरनर्स होते थे, भले ही वो वहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसमें मर्चेंट भी होते थे, क्राफ्ट पर्सन भी होते थे, लेकिन उनको सिटीज़न नहीं माना जाता था, ना उनको उस तरह के अधिकार मिलते थे। There were several thousand slaves in Athens who worked in mines, field, households and the workshop. तो बहुत सारे वहाँ पर स्लेव्स भी होते थे एथेंस वगैरह में, जो कि माइंस में काम करते थे, हाउस होल्ड, वर्कशॉप, अब वही स्लेव्स वाला काम करते थे, लेकिन उनको भी सिटीज़न की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी थी वहाँ पर। तो उसमें ये कहा गया है कि डू यू थिंक दिस वॉज अ ट्रू डेमोक्रेसी। तो आपको लगता है कि ये सही में डेमोक्रेसी थी? अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बस नाम के लिए कर दिया आपने, ये अपने हिसाब से रूल्स बना दिए। डेमोक्रेसी है तो सबको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।